नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज के सत्र में आज है 13 अगस्त 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, जिसमें हम आज कवर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को, क्योंकि आज है संडे तो कोई संपादकीय सेक्शन तो अवेलेबल नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूज़ हैं आपके लिए उसको एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से, दैट इज NCERT फॉर्म्स 19 मेंबर पैनल फॉर टेक्स्ट बुक्स रिवीजन। अब NCERT ने क्या किया है, टेक्स्ट बुक रिवीजन के लिए 19 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है। अब आप समझो कि टेक्स्ट बुक रिवीजन क्या होता है, यानी कि NCERT वाली जो किताबें आप पढ़ते हैं उसमें समय समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है। तो उस सब को देखते हुए, उसकी आवश्यकता को देखते हुए NCERT ने एक समिति का पैनल का गठन किया है, जो पुस्तकों के पुनरीक्षण पर कार्य करेगी और जो सुझाव है वो देगी। आप ऐसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर, द न्यूली फॉर्म्ड कमेटी विल प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 3 to 12 अंडर द NEP। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जारी हुई है उसके तहत यह समिति क्या करेगी, क्लास 3 से 12 तक की किताबों को तैयार करेगी। इट विल यूज द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स टू कंप्लीट द टास्क से मोर नोट सर्कुलेटेड इन एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब देखो, एजुकेशन मिनिस्ट्री में नोट सर्कुलेट जो हुआ है उसमें कहा गया है कि ये एक्सपर्ट से भी सलाह लेगी अपने कामों को पूरा करने में। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें जानकारी है। जो एक तरह से इसके जो मेंबर की यहाँ पे बात की गई है, इसके कौन कौन हैं, तो इसमें जैसे कि जो नोटेड जो चिल्ड्रंस ऑथर हैं या इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं सुधा मूर्ति, वो हैं। एक सिंगर हैं शंकर महादेवन, सेलिब्रेटेड सिंगर हैं, वो हैं। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन जो हैं विवेक देबरॉय, वो हैं। ये सब इन 19 सदस्य मंडल में प्रमुख चेहरे हैं जो कि इस पे काम करेंगे। इन इंटरनल नोट अभी बताया, इंटरनल नोट जो पब्लिश हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। अब 2020 शिक्षा नीति 2020 वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत जो है इस सब को एक तरह से सही करने का, पुनर्गठित करने का, पुनर्संरचना में लाने का काम चल रहा है। और इसी के तहत शिक्षा मंत्रालय जो है इन बुकों के पुनरीक्षण पर जोर दे रहा है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसके अलावा हम देखते हैं, आप इसे पढ़ लें, थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बुक हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे लिए है इसके बाद वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन मेड MRI स्कैनर टू बी लॉन्च्ड फॉर क्लिनिकल वर्क इन अक्टूबर। देखो, MRI है, MRI आप सभी जानते हैं, MRI मशीन जो होती है जिससे स्कैन किया जाता है। तो MRI को लेकर न्यूज है कि पहला इंडियन मेड MRI स्कैनर जो है वो लॉन्च होने जा रहा है अक्टूबर में क्लिनिकल वर्क के लिए। बिल्कुल ये स्वदेशी वाला जो हमारा सिद्धांत है उसी के अनुरूप चलते हुए जो पहला है भारत निर्मित MRI स्कैनर, वो अक्टूबर में क्लिनिकल वर्क के लिए लॉन्च हो जाएगा। इसको हम समझते हैं कि ये बिल्कुल स्वदेशी है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। आप जैसे लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, सिंस 2006 द वर्ल्ड हैज़ बीन बैटलिंग अ शॉर्टेज ऑफ हीलियम, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स बट अ रेयर कमोडिटी ऑन अर्थ। अब देखो, हीलियम, अभी आप देखो रूस यूक्रेन का जिस प्रकार से संघर्ष हो रहा है ना, उसके बाद से क्या हुआ है, कई सारे चीज़ों की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है। तो हीलियम की भी कमी काफ़ी हद तक देखी जा रही है, जिसका काम क्या होता है, ये एक तरह से क्या है, कूलेंट है ना, शीतलक है। और देखो, हीलियम जो है ना, इसका कूलेंट के तौर पर यूज़ होता है। वो बड़े सेमी कंडक्टिंग जो मैग्नेट्स जो पावरिंग मशीन होते हैं ना, उसमें यूज़ होता है, MRI में यूज़ होता है। तो अब हीलियम की जिस प्रकार से कमी हो गई है, तो बस एक ही ऑप्शन बच रहा है कि नेचुरल गैस से हम इसको एक्सट्रैक्ट करें, प्राप्त करें। तो उसी की कमी को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से उपलब्ध, इसे हम रेयर एलिमेंट भी बोलते हैं, नहीं हो रहा है, उसकी अनुपलब्धता है, उसको देखते हुए कुछ भारतीयों ने ये तैयार किया है। ये विभिन्न प्रकार के, एक तरह से आप देखो कि कई तरह से इसका हम यूज किया जा सकता है। और जैसे कि आप जो बेंगलुरु में जो ये बेंगलुरु की एक तरह से फर्म है, कंपनी है, उसने विकसित किया है ये स्कैनर जो है। ये इस MRI स्कैनर को जो है तरल जो हीलियम है
उस पर इसकी निर्भरता नहीं होगी, इसमें उस हीलियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसकी कमी है फ़िलहाल। और स्कैनर जो है तो जैसे कि मान लो स्कैनर के मैग्नेट को ठंडा करने के लिए की आवश्यकता होती ही है। तो इस काम को पूरा करने के लिए तरल नाइट्रोजन का यूज किया जा सकता है, जो कि सस्ते हैं और अधिक मात्रा में अवेलेबल हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो हीलियम पर निर्भरता है वो कम होगी। और दूसरी बात कि ये जो विशेषता है बहुत बड़ी विशेषता है, और यह विशेषता जो है, जो ये इनोवेशन उन्होंने किया है बेंगलुरु स्थित जो हमारी जो कंपनी है, जो फर्म है, उसके द्वारा विकसित भारत में जो पहले भारत में निर्मित जो प्रथम MRI स्कैनर है उसकी विशेषता है ना। प्रथम स्वदेशी जो ये MRI स्कैनर है, और ये आपको अक्टूबर में तैयार है, ये जो यहाँ पर स्टार्ट होगा। MRI का आप जो काम क्या होता है वो हम समझ लेते हैं एक बार। MRI का एक काम क्या होता है, ये एक तरह से टिश्यूज का 3 डायमेंशनल इमेज देता है। 3 डायमेंशनल हो गया, त्रिआयामी इमेज देता है, और ट्यूमर का भी पता चलता है इससे MRI से। लेकिन MRI जो है अभी भी सभी को अवेलेबल नहीं है, सभी इसका यूज एक तरह से सभी को MRI जो है उनका जो है एक तरह से यूज नहीं कर सकते, उसका अवेलेबिलिटी जो है, एक्सेस जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये सीमित हैं। अगर बात करें कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हिसाब से बात करें तो भारत में अभी लगभग 4500 MRI ट्यूमर है, MRI स्कैनर है। सोचो MRI स्कैनर बस 4500 हैं, और जितना होना चाहिए उसके मामले में काफ़ी कम है अभी। MRI जो है, अगर MRI की बात करें तो इसका जो कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर MRI सर्विस की बात करें तो 5000 से 25,000 तक होती है चार्जेस की MRI सर्विस का, अगर आप लाभ उठाते हैं तो एक तरह से कमी भी है, और इसके कॉस्ट जो हैं वो बढ़े भी हैं। अभी क्या है कि जो इसकी मशीनें जो बनती हैं वो GE हेल्थकेयर द्वारा बनती हैं, सीमेंस द्वारा, फिलिप्स, हिटैची और तोशिबा आदि द्वारा बनती हैं, और जो कि जिसकी कॉस्ट जो है वो 5 करोड़ या उसके आसपास जाती है। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है इसका। और ये जो मशीनें हैं, ये जो रीफर्निश्ड जो मशीनें होती हैं वो जो कुछ हॉस्पिटल्स में लगी हुई हैं वो 1.5 से 3 करोड़ के बीच में हैं। तो इससे क्या होगा कि भारतीय चिकित्सा में एक तरह से क्रांति आएगी, एक तरह से सुविधा बढ़ेगी, एक तरह से व्यवस्था भी बढ़ेगी, और जो रिक्वायर्ड है, जिन लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है, उन्हें इसकी पहुंच प्राप्त होगी। तो डेफिनेटली सही कदम है। नवाचार जो है एक तरह से अगर मान लो रोगियों के हित में हो, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के हित में हो, तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज़ को हम कवर करते हैं। अभी हमने स्वास्थ्य पर चर्चा की, उसी को लेकर और न्यूज आ गया कि कैन इम्प्रूव न्यूट्रिशन हेल्प प्रिवेंट टीबी। क्या बढ़े हुए एक तरह से अच्छे न्यूट्रिशन से, पोषक तत्व की उपलब्धता से टीबी पर रोक लगाया जा सकता है? क्या टीबी का इलाज संभव है उससे? क्या हम इससे बच सकते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, देखो टीबी की बात करते हैं जिसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक तरह से सबसे बड़ी बात कि मरीज के फेफड़ों को स्टार्ट प्रभावित करता है। एक बार हम समझ लेते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्यों है, इसके कारण क्यों है, क्या है। ये टीबी से हम क्षय रोग भी बोलते हैं। ये क्या है, एक तरह से श्वसन संबंधी रोग है, और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे कि हड्डियां, मस्तिष्क, पाचन तंत्र, किडनी या लीवर को ये संक्रमित कर देता है। इस रोग का इलाज जो है वो डॉक्टर जो हैं और डाइटिशियन जो हैं उसके सलाह के साथ महीनों तक लगातार चलने वाला इलाज है। डॉक्टर की भी इलाज की आपको आवश्यकता होती है, आपको तय समय तक दवाएं लेनी होती है, साथ ही आपको कुछ आहार भी फॉलो करने होते हैं स्पेशल न्यूट्रिशन वाले, ताकि जो इससे लड़ा जा सके, इस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। तो ये बीमारी जो है एक तरह से क्यों बढ़ता है, देखो इसमें ये है कि बीमारी जो होती है लोगों को, तो इसमें जो एक तरह से समझो आप कि बीमारियां जो हैं वो जीवाणु कीटाणु से होती हैं, और ये शरीर को कमज़ोर बनाती हैं। और मान लो अगर शरीर आपका कमज़ोर पड़ गया तो उससे लड़ने की ताकत आपको चाहिए, तो उसके लिए आहार व्यवहार में अंतर चाहिए, ठीक है, आपको दवाई चाहिए। तो ये जो फेफड़े, इसमें क्या होते हैं, फेफड़े कमज़ोर होने लगते हैं, प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है,
उसके साथ सांस के जरिए जीवाणु या कीटाणु हमारे फेफड़े से चिपक जाते हैं। खांसी, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ आदि ऐसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं और इससे क्षय रोग, टीबी का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमें अब इसका इलाज संभव है और इलाज के साथ साथ पौष्टिक खाना भी एक तरह से आवश्यकता है। और ये जीवाणु जनित रोग है टीबी, आप सभी को पता ही होगा। इसे बोलते हैं, इसके जीवाणु को बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति इससे प्रभावित है तो वह दूसरों को भी फैला सकता है ना। खांसने बोलने या छींकते समय उसके मुंह से निकले कुछ छींटे आ सकती हैं तो दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित हो सकता है, वो संक्रमित हो सकता है। हालांकि टीबी रोग का प्रसार जो है किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होता है और सही समय पर अगर इसे पहचान लिया जाए, इलाज किया जाए तो ठीक हो जाता है। अगर टीबी रोग के लक्षण की बात करें तो ये 3 हफ्तों से ज़्यादा तथा लगातार खांसी अगर आती रहे, खांसी के साथ बुखार आती रहे या फिर ठंड लगता रहे, सीने में दर्द हो तथा खांसी आते समय अधिक दर्द हो, कमजोरी हो, थकावट हो, रात में तथा सोते समय अधिक पसीना, ये सब कुछ बातें हैं। अगर देखो डॉक्टर के हिसाब से आपको इलाज तो करवाना ही पड़ेगा, साथ ही आपको कुछ आहार भी लेने पड़ेंगे। आहार में आवश्यकता है कि इन्हें जो टीबी मरीज हैं उन्हें कैलोरी से भरपूर आहार लेना चाहिए। साथ ही जो ये दाल चावल सब्जी से बनी जो स्वस्थ खिचड़ी है वो खानी चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं। साथ ही बात करूँ विटामिन ए, सी और ई से एक तरह से संपन्न आहार का सेवन करें। इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, गाजर, अमरूद, कद्दू, आंवला आदि, जो टमाटर हो गए, नट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं, फल सब्जी ये सब खाएं आप। आहार में जो पर्याप्त मात्रा में जिंक को शामिल करें, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो है ना, खिचड़ी वगैरह खाएं, प्रोटीन खाएं, इसका संपूर्ण करें, जिंक से भरपूर भोजन लें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसका यूज किया जा सकता है, हालांकि आप डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। उसका मछली वगैरह आदि का यूज करें। इसमें अगर मान लो फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें ना, तो इनमें क्या है, साबुत अनाज, नट्स हो गया, चिकन आदि, साग, एवोकाडो, दूध, पनीर और दही में भरपूर मात्रा में मिलता है ये। ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी लिया सकता है, लहसुन का प्रयोग, पुदीने, है ना, काली मिर्च, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डाइट के तहत आती हैं, तो मरीज को ये लेनी चाहिए। हालांकि डाइटिशियन की सलाह परम आवश्यक है। ये सब कुछ सुझाव जो कि दिए जाते हैं, जो कि रिकमेंड किए जाते हैं, तो आप डाइटिशियन की सलाह ज़रूर लें और डॉक्टर की सलाह के साथ दोनों आपको अपनाएं और डॉक्टर से भी आप इस संदर्भ में सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ को हम कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया मोर अफेक्टेड बाय एल नीनो। देखो, एल नीनो और ला नीना ये 2 मौसमी परिघटनाएं हैं, उसको लेकर चर्चा किया गया है कि नॉर्थ इंडिया जो है, उत्तरी भारत जो है, वो एल नीनो से अधिक प्रभावित होता है। अब देखो, जो भारत है, कहीं बाढ़ कहीं सुखाड़ देखा जाता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सुखाड़ होती है, कहीं पे कम वर्षा होती है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है, कई बार मानसून कमज़ोर पड़ता है, कई बार मानसून बेहतर होता है। तो इन घटनाओं का भी मानसून पर असर पड़ता है। तो कई सारी बातें हैं। मुख्य रूप से बातें करें कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो कृषि है, वो मुख्यतः वर्षा आधारित जल पर ही, पानी पर ही निर्भर है, क्योंकि नहरें जो हैं उस हद तक नहीं फैली हैं। तो एक तरह से बड़ा तबका जो है, बड़ा जो भाग जो है किसानों का, जो बड़ी जो खेती योग्य भूमि है, वहाँ जो जल की आपूर्ति होती है वो मानसूनी वर्षा के जरिए ही होती है। वर्षा अगर नहीं होती है तो वो कृषि भी प्रभावित होती है। तो उसको लेकर चर्चा किया गया है। अब विशेषकर उत्तरी भारत में आप देख सकते हैं कि अभी ऐसे बिहार ले लो आप, कुछ राज्यों में बारिश अभी तक पर्याप्त नहीं हुई है। तो जो खेतों में अभी जो धान है लगे नहीं हैं, ठीक है, उसकी बुआई नहीं हुई है। तो कई सारी बातें हैं, आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, आपकी अंतर्दृष्टि जो है इस पर बेहतर होगी। तो आज हमने कुछ न्यूज़ डिस्कस किए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।